कहानी की शुरुआत एक डेंस फॉरेस्ट के बीच होती है। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक डार्क केव में पहुंचता है, जहां एक अकेला हारा हुआ आदमी बस चुपचाप बैठा है। यही है सेइची हिरागी। उसी पल वो हमें अपनी कहानी बताता है। कहता है कि वो कोई खास इंसान नहीं, बस एक नॉर्मल सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन किसी तरह उसे लाइट ईयर्स दूर एक नई दुनिया में फेंक दिया गया है। ऐसी दुनिया जो किसी और के सपनों जैसी लगती है। वो अभी हालात समझ भी नहीं पाता कि अचानक गुफा में तेज रोशनी फैलती है। उसकी नजरें साफ होती हैं, सामने एक नेकेड विलेनेस खड़ी होती है। वो जागती है, उसकी आंखों में देखती है और बिना टाइम लगाए उसकी बाहों में कूद पड़ती है। चिल्लाकर कहती है आई लव यू और तुरंत मैरिज प्रपोजल दे देती है। भाई ने अभी तक मुंह भी नहीं खोला और बात सीधे प्रपोजल तक पहुंच गई। वो हैरान है, कोई इतनी ब्यूटीफुल लड़की उससे शादी कैसे करना चाह सकती है। फिर कहानी पीछे लौटती है, शायद हफ्तों या महीनों पहले की बात। हम उसे उसके नेचुरल हैबिटेट यानी क्लासरूम के फ्लोर पर औंधे मुंह पड़े देखते हैं। वही जगह जहां वो हर दिन इंसल्ट का शिकार होता है। उस समय उसकी हालत पैथेटिक थी, ओवरवेट, पसीने से भीगा और पूरी क्लास का डेली पंचिंग बैग। दो बदमाश हंसते हुए कहते हैं कल फिर मिलते हैं सेकेंड राउंड के लिए। सबके जाने से पहले पीए सिस्टम से एक मिस्टीरियस आवाज आती है, सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पर लौट जाएं। पहले तो कोई इग्नोर करता है, फिर अचानक उनके बॉडीज अपने आप मूव करने लगते हैं, जैसे इनविजिबल स्ट्रिंग से कंट्रोल किए गए एनपीसीज हों। बस एक को छोड़कर, सेइची। वो वहीं गिरा पड़ा है जैसे कोई रोड किल। तभी एक डीप वॉइस गूंजती है, मैं इस दुनिया का गॉड हूं। वो कहता है कि अब ये सब पृथ्वी छोड़कर एक दूसरी दुनिया में हीरोज बनने जा रहे हैं। फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर सबको मिलते हैं उनके स्टैट्स और दो स्पेशल स्किल्स, अप्रेजल और इन्वेंट्री। गॉड वार्निंग देता है कि 10 मिनट्स में टेलीपोर्ट शुरू होगा, तो अगर कोई सेफ जोन में उतरना चाहता है तो जल्दी ग्रुप्स बना ले। बाकी सब ग्रुप्स बनाने लगते हैं, लेकिन जब सेइची किसी ग्रुप में ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो लोग उसके स्टैट्स देखते हैं, सब लेवल 1, और कोई सार्कास्टिकली कह देता है भाई यामचा भी तुझे हरा देगा। टेलीपोर्ट शुरू होता है, सब डिसअपियर हो जाते हैं और सेइची अकेला रह जाता है। गॉड भी उस पर पिटी करता है और उसे एक मिस्टीरियस स्किल देता है, एक तरह का मर्सी रिवॉर्ड। उसे असल में स्किल नहीं बल्कि पर्सनैलिटी अपग्रेड और लाइफ कोच की ज़रूरत थी। जब वो आंखें खोलता है वो खुद को डेंस फॉरेस्ट के बीचों बीच पाता है। 5 दिन गुजर जाते हैं बिना फूड, बिना वाटर, बिना होप। जैसे ही वो बेहोश होने वाला होता है, 2 बंदर उसके सामने एक अजीब सा फ्रूट गिरा देते हैं। अब खोने को कुछ नहीं था तो उसने अप्रेजल का यूज़ किया। पता चलता है इसका नाम है फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन। नाम अजीब है, कोई रिव्यू नहीं, लेकिन भूख इतनी कि येल्प पर चेक करने का भी टाइम नहीं। वो पूरा फ्रूट खा जाता है। स्वाद ऐसा जैसे किसी ने गार्बेज को जूस में ब्लेंड करके उसे परोसा हो, लेकिन भूख मिट जाती है। फिर एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें फलों के इफेक्ट्स मिल चुके हैं। और फिर साइलेंस, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं। वो जवाब ढूंढते हुए जंगल में भटकता है, उम्मीद करता है कि शायद जिंदगी उसे कुछ खाने लायक दे ही दे। कुछ समय बाद उसका सामना फिर से उन्हीं बंदरों से होता है जिन्होंने पहले उसे रैग डॉल की तरह पीटा था। अप्रेजल से पता चलता है वो लेवल 120 के हैं और ये बेचारा अब भी लेवल 1 पर अटका है। बंदरों से कमज़ोर कोई हो भी नहीं सकता, लेकिन लक्ष्य से बंदरों का ध्यान भटक जाता है और वो कुछ सामान गिरा देते हैं। सेइची चुपके से जाता है और GTA स्टाइल 5 फिंगर डिस्काउंट लगा के सब लूट लेता है। उसे मिलते हैं 9 और फ्रूट्स ऑफ एवोल्यूशन, कुछ हैंडमेड पोशंस और थोड़ी सी डिग्निटी। उधर दूसरी जगह उसके क्लासमेट्स जो दूसरे जोन्स में पहुंचे हैं अपने अपने पार्टीज बना रहे हैं। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि उनका पुराना दोस्त अभी भी जंगल में बेयर ग्रिल्स मोड में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। 7 दिन बाद उसे एक सस्पिशियस मशरूम मिलता है। अप्रेजल करता है तो रिजल्ट में सवालिया निशान ही निशान आते हैं, लेकिन उसका पेट कहता है ट्राई और लक। एक बाइट के बाद वो दर्द से तड़प उठता है, सोचता है कि मेरे मील्स इतने डेडली क्यों हैं, पर उसे मिलती हैं नई रेजिस्टेंसेस, पॉइजन और पैरालिसिस इम्यूनिटी। वो सोचता है कि अब बस यही उसकी पीक है, लेकिन नहीं, वो एक और फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाता है और फिर कहता है चलो आखिरी वाला भी खा लेता हूँ। टर्न्स आउट ये वाला फ्रूट अल्टीमेट वर्जन है, फुल हील प्लस बोनस पावर वाला। अब उसका अप्रेजल इवॉल्व होकर एडवांस्ड अप्रेजल बन जाता है। बीच में पॉइजन रेजिस्टेंस अपग्रेड हो जाती है और तभी एक बंदर फिर सामने आ जाता है। हाँ, इसेकाई हो गया, पर बुलिंग अभी भी बंदरों के हाथ में है। वो पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर से पिट जाता है। आखिरी वक्त पर उसकी बॉडी ओडर से बंदर बेहोश होकर मर जाता है।
उसका लूट गिरता है और इस बार जैकपॉट है। मिलते हैं गिलेटिन किक, इंस्टा मूवमेंट, एडवांस्ड एल्केमी, वेपन क्राफ्टिंग और एक रेयर मंकी गाइड बुक। किताब बताती है कि ये मंकीज एक्चुअली डंजन लेवल हाई आर्टिसंस हैं और किसी चमत्कार से वो दूसरी लैंग्वेज में लिखी किताब को आसानी से पढ़ पा रहा है। शायद वही गॉड गिवन स्किल काम आ गया। अब वो किसी भी चीज़ को छूकर या हराकर उनकी एबिलिटीज अब्जॉर्ब कर सकता है। उसके स्टैट्स हजारों गुना बढ़ जाते हैं, उसका शरीर बदल जाता है। अब वो टॉल, लीन और पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड है। फिर भी लेवल अप भी 1 दिखा रहा है। आयरनी एट इट्स बेस्ट। 5 महीने बीत जाते हैं। अब वो एक वॉकिंग कलेक्शन बन चुका है। स्किल्स को पोकेमोन कार्ड्स की तरह इकट्ठा करता है। तभी सामने आता है एक लेवल 300 का वुल्फ। वो इंस्टा मूवमेंट और गिलेटिन किक का यूज करता है और उस वुल्फ को खत्म कर देता है, उससे भी तेज जैसे गोकू ने यामचा को मिटाया था। रिवॉर्ड क्या? रेयर गियर, मीट, फर, वाटर मैजिक और एक लेजेंडरी एक्वा डैगर। तभी सामने आती है पिंक फर वाली वॉकिंग ट्रबल, गोरिल्ला क्वीन। खुद अपने गैंग के साथ वो एक एक करके उसे पंचेस मारती है, लेकिन किसी तरह वो नैरोली बच जाता है। अचानक वो उसे ऐसे देखती है जैसे गोजो ने उसे अभी अभी डेट पर बुलाया हो। बेचारा अब भी सोच रहा है कि ये मेल है या फीमेल। तभी वो उसे ऐसे स्लैप लगाती है कि जेंडर कंफ्यूजन वहीं खत्म हो जाता है। और हाँ, भाई शर्मा भी जाता है। अब देखो आयरनी, ये आदमी बच भी गया और किसी तरह खुद को गोरिल्ला मैग्नेट बना भी लिया। अब भी बीटिंग से उबरते हुए वो साफ साफ बोल देता है कि उसे गोरिल्ला बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने दुनिया की सबसे हॉट पिकअप लाइन सुन ली हो। वो खुद को सारिया बताती है और कैजुअली कहती है कि बाय द वे आई एम अ गर्ल, मानो ये बात हालात और सिंपल बना दे। इस पॉइंट पर सेइची बस सोच रहा है कि जल्दी से ये नाइटमेयर खत्म हो जाए। वो अपना एक्वा डैगर निकालता है, फुल पावर से मंत्र पढ़ता है और अटैक करता है। लेकिन रिजल्ट क्या? वो खुद को ही ब्लास्ट कर देता है, जैसे किसी ने फेस वॉश की जगह हाइड्रो कैनन चला दी हो। सारिया इतनी जोर से हंसती है कि लगता है डोंकी कॉन्ग ने बोनस लेवल अनलॉक कर लिया हो। फिर वो ऐसे पंचेस बरसाती है कि बेचारा लगभग शैडो रेल्म में चला जाता है। मुश्किल से टिके हुए वो सोचता है, अगर मेरे क्लासमेट्स ने मुझे अभी देखा होता तो क्या कहते। बस उसी शेम की स्पार्क से एक प्लान बनता है। वो अपनी अल्टीमेट एबिलिटी यूज करता है, टॉक्सिक बॉडी ओडर, जिसे तुम नेचुरल मस्टर्ड गैस कह सकते हो। यही रीजन है कि ये आदमी कभी डिओड्रेंट से बात नहीं करता। गंध अपना मैजिक दिखाती है, सारिया गिर जाती है, लेकिन जैसे ही वो एस्केप करने वाला होता है वो फिर उठती है और अब पहले से भी ज्यादा प्यार में पागल। इस बार सीधा प्रपोज करती है, बिना वार्निंग, बिना सेटअप, बस ऐसा स्पीड प्रपोजल जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही हो। इससे पहले कि वो कुछ समझे वो उसे लिटरली खींच ले जाती है, आंखों में स्पार्कल्स लिए, जैसे ये जंगल का नया पावर कपल हो। कुछ मिनट बाद वो खुद को एक लग्जूरियस ट्री हाउस में पाता है। सारिया परफेक्ट वाइफ मोड में है, उसे स्पून से खाना खिला रही है, उसके जख्मों पर पट्टी बांध रही है, जैसे बेस्ट वाइफ ऑफ द ईयर का ऑडिशन दे रही हो। वो पूछता है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देती? और जवाब क्लासिक मूवी स्टॉकर वाला, बिकॉज आई लव यू। वो चाहती है कि वो उसका हस्बैंड बने। वो साफ कहता है कि मैं ह्यूमन हूँ और तुम बस एक गोरिल्ला हो। वो मुस्कुराकर कहती है कि मैं डर्टी गोरिल्ला नहीं हूँ, मैं सारिया हूँ, जैसे रीब्रांडिंग से स्पीशीज चेंज हो जाएगी। वो उस पर कंटिन्यूअसली अटेंशन बरसाती है, खाना, कपड़े, केयर, और फिर टिपिकल एनिमे टोन में पूछती है कि क्या मैं वाइफ मटेरियल लगती हूँ। मीनवाइल वो सीक्रेटली प्लान बना रहा है एस्केप का, ताकि उस वुल्फ गाइड बुक से मिले मैप पर ब्लैक मार्क जोन एक्सप्लोर कर सके। लेकिन तभी वो बीच में पूछती है, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? वो इग्नोर करता है और पूछता है, तुमने बोलना कैसे सीखा? वो बताती है कि उसे केव में कुछ ओल्ड बुक्स मिली थी और फिर उसे एक किताब थमाती है। टाइटल उभरता है, मैजिक फॉर डेली लाइफ। वो बुक खोलता है और वॉश नाम का स्पेल सीखता है, बेसिकली एक मैजिक सैनिटाइजर, ताकि उसे दोबारा नहाना ना पड़े। कन्वीनियंस के लिए परफेक्ट, लेकिन उसके टॉक्सिक स्किल के लिए डिजास्टर। कुछ देर बाद वो दोनों रिवर साइड पर फिशिंग कर रहे होते हैं। उसका ध्यान भटकता है तो वो क्वाइटली भागने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक जायंट स्पाइडर सामने आ जाती है, जैसे किसी ने एस्केप पाथ गार्ड के लिए बॉस फाइट लगा दी हो। वो डरने ही वाला होता है कि सारिया झट से जंप करती है और उस मकड़ी को ऊपर से काट डालती है। उसे अपनी सेफ्टी के लिए लड़ते देख वो एक पल के लिए रुक जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो सच में उसकी केयर करती है। वापस ट्री हाउस पहुंचने पर सारिया उसे चिढ़ाती रहती है, हम तो न्यूली मैरिड लगते हैं ना। वो इरिटेशन में बोलता है, ऐसा कहना बंद करो, लेकिन वो हंसते हुए कहती है कि वो अपने मंकी क्लैन के साथ और एवोल्यूशन फ्रूट्स लाने जा रही है। ये सुनकर उसके माथे पर कोल्ड स्वेट आ जाता है। उसे याद आता है कि उसने पहले ही बहुत से बंदरों से वो फ्रूट्स लूट किए थे। जब वो पूछती है, क्या तुम्हें उस फल के बारे में पता है, तो वो झूठ बोल देता है।
वो समझाती है कि ये फल आपकी स्पीशीज को अल्टीमेट स्टेज तक इवॉल्व कर देता है, लेकिन शर्त ये ठीक 10 खाने होंगे वरना मौत पक्की। अब उसकी हालत देखकर कोई भी कहेगा डेड मैन वॉकिंग। फिर वो कैजुअली कहती है कि हाल ही में उसका स्टॉक चोरी हो गया है। वो ऑकवर्डली हंसता है, मैंने भूख में खा लिया था। पर हैरानी ये कि वो तुरंत उसे माफ कर देती है और रोमांटिक टोन में कहती है कि वो फल तो वैसे भी मेरे होने वाले हस्बैंड के लिए थे। अब वो पूरी तरह ऑब्सेस्ड फियांसे मोड में चली गई है। दिल में ऑलरेडी वेडिंग थीम चल रही है। जैसे ही वो हंटिंग पर जाती है, सेची फाइनली भाग निकलता है। दूसरी तरफ उसके क्लासमेट्स अब डीमन किंग से फाइट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। फिर सीन कट होता है, वो जंगल में फुल स्पीड में भाग रहा है, जैसे मेल गिब्सन का फ्रीडम शाउट निकाल रहा हो, आई एम फ्री। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। सारिया की आवाज पेड़ों के बीच गूंजती है, रुको। वो उसे वार्निंग देती है कि उस दिशा में मत जाओ, लेकिन टिपिकल प्रोटैगनिस्ट होने के नाते वो इग्नोर कर देता है। टेलीपोर्टेशन स्किल यूज करता है और नेक्स्ट मोमेंट वो एक क्रीपी केव के बाहर पहुंचता है जो साफ साफ कह रही है बैड आइडिया हेड। पर फुटस्टेप सुनते ही वो अंदर भाग जाता है। गुफा के अंदर एक विशाल डोर है। वो खोलता है और सामने एक थ्रोन पर स्केलेटन बैठा है। वो खड़ा होता है और कामली कहता है, तुम इस जगह पहुंचने वाले पहले ह्यूमन हो। अप्रेजल करता है तो नाम आता है जेहानस द डार्क एरिस्टोक्रेट लेवल 1। वो सोचता है इजी विन है। तभी जेहानस कहता है, एक बार फिर देखो, अब लेवल 1500। अब उसका एंटायर ऑरा बदल जाता है। वो बोलता है, यहां तक पहुंचने वाला हर इंसान पावरफुल होता है। फिर तलवार निकालता है और वैनिश हो जाता है। अगला मोमेंट वो उसके पीछे एक स्ट्राइक दूर, लेकिन अटैक लगने से पहले सारिया बीच में कूद जाती है और पूरा वार खुद झेल लेती है। वो गिरती है खून से लथपथ। वो चीखता है, तुमने ऐसा क्यों किया? और वो बस मुस्कुरा कर कहती है, क्योंकि तुम ही वो पहले इंसान थे जिसने मुझसे कभी डर फील नहीं किया और मेरे साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह बात की। गुस्से और दिल टूटने से भरकर वो उसे धीरे से नीचे लेटा देता है और जेहनोस की ओर मुड़ता है। वह स्वीकार करता है कि उसे सारिया से प्यार हो गया है और लड़ने की कसम खाता है। अपने सभी कॉम्बैट और मैजिक स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वह अपनी जगह पर डटा रहता है। युद्ध के बीच में वह ओशन इंपैक्ट नाम की एक नई मूव को जागृत करता है और उसे इस्तेमाल करके अंततः जेहनोस को हरा देता है। अपनी अंतिम सांस के साथ वह उसे कर्स ब्रेकिंग और उसे फिर से प्यार का एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद देता है। वह सारिया के पास वापस दौड़ता है, जो कमजोर स्वर में कहती है कि काश वह उसकी वाइफ होती। वे एक दूसरे को किस करते हैं और अचानक सारिया का शरीर ग्लो करने लगता है। उसकी आंखों के सामने ही वह एक मानव लड़की में बदल जाती है। हम इस पल को शुरू से वापस लेते हैं। वह उससे चिपटी हुई, पूरी तरह से नग्न और रेडिएंट। चौंक कर वह पूछता है कि क्या वह सचमुच सारिया है, और वह मुस्कुरा कर इसकी पुष्टि करती है, जिससे वह अवाक रह जाता है। फिर कहानी हमें जेहनोस के अतीत की याद दिलाती है। वह मार्किस जेहनोस ज़ेफार्ड हुआ करता था, जो 1500 साल पहले रहने वाला एक कुलीन था। उसे अपनी दासी से प्यार हो गया, जो उसकी रक्षा करते हुए मर गई। दुख से व्याकुल होकर उसने खुद को एक कर्स के तहत जंगल में बंद कर लिया और सदियों तक उसकी लाश की रखवाली करता रहा। यह एहसास होने पर उसे पता चलता है कि ज़ेफार्ड उस दासी से फिर से मिलने का हकदार है जिससे वह प्यार करता था। इधर उधर देखते हुए उसे एक ट्रेजर चेस्ट दिखाई देता है जो पीछे छूट गया है। अंदर सारिया के लिए नया आउटफिट और एक नेकलेस है। इसे छूते ही उसे नई शक्तियां, शेप शिफ्टिंग एबिलिटी, एसिमिलेशन और डिवाइन साइट प्राप्त होती हैं। वह डार्क मैजिक, ज़ेफार्ड की स्वॉर्ड्समैनशिप, फाउंडर टेक्निक और सीक्रेट मूव्स जैसे फ्लैश और मिस्ट भी सीखता है। जब सारिया पूछती है कि वह सारा लाइट क्या था, तो वह बस इतना कहता है कि यह गिफ्ट फ्रॉम हेवन होगा। इसके तुरंत बाद उसे फिर से विकसित होने के लिए पर्याप्त एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। एक पीला ग्लो से घेर लेता है। वह दर्द से चीखता है और जैसे ही यह फेड होती है वह और लंबा होकर बाहर आता है। उसका चेहरा लीथल लगने लगता है। जैसे ही वह जाने वाले होते हैं, टक्सीडो पहना शीप प्रकट होता है। वह अपना परिचय एडवर्ड र्यूस्टाइन बॉलहेड हाइबर्टॉस के रूप में देता है। हालांकि कहता है कि वे ऐसे मिस्टर शीप ही कह सकते हैं। वह बताता है कि वे फर्स्ट डंजन क्रॉसर्स हैं, इसलिए उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इनामों में एवोल्यूशन फ्रूट, 10 दिन का बोनस ट्रैवल वाउचर, नए कपड़े और स्पेशल हेलमेट शामिल है, जिसमें एक खास फीचर है जो खाने पर खुलती है। ये किसी धोखे जैसा लगता है। इसके बाद मिस्टर शीप उन्हें टेलीपोर्ट करता है जंगल से बाहर। अब आजाद होकर वे दोनों हाथ में हाथ डाले
अपने नए एडवेंचर की शुरुआत करने के लिए नजदीक के शहर की ओर बढ़ते हैं। सड़क पर साथ साथ चलते हुए वह सारिया को एडवेंचरर गिल्ड में शामिल होने की अपनी योजना बताता है। उसे लगता है कि अपने क्लासमेट्स को फिर से ढूंढने का यह सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। कुछ ही देर बाद उनका सामना एक स्लाइम से होता है। वह जल्दी से मूल्यांकन करता है और पाता है कि यह आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है। स्लाइम हमला करने के लिए आता है, पर वह अपना वेपन निकालता है और एक ही स्ट्राइक में उसे गिरा देता है। जब वह जाता है तो वह उसके द्वारा गिराई गई चीजें लूटते हैं, एक जोड़ी बूट्स और कुछ पत्ते। वह बूट्स सारिया को दे देता है और कार्ड्स अपने पास रखता है। इन्हें छूते ही उसे 2 नई स्किल्स अब्जॉर्प्शन और कंप्रेशन प्राप्त होती हैं। शक्ति में यह वृद्धि उसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, जिससे उसका डिस्गाइज स्किल मल्टी लेवल शेप शिफ्टिंग में विकसित हो जाता है। इस पॉइंट पर वह सोचता है कि क्या वह अभी भी इंसान है। उसकी आंखें अपने आप ग्लो करने लगती हैं और सहज ही वह अपना हेलमेट उतार देता है। हेलमेट तुरंत एक विज़र्ड रोब में बदल जाता है और एक और पत्ता जमीन पर गिरता है। सारिया उसे उठाकर देती है। जब वह कार्ड खोलता है तो मिस्टर शीप एक सेल्फ सेटिस्फाइड इंट्रोडक्शन देता है। वह हेलमेट के बदलाव के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हर अपग्रेड के साथ उसका शरीर कम मानवीय होता जा रहा है। फिर वह एडवांस डिस्गाइज स्किल का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। यह अब उसकी असली ताकत को छिपाता है। इसके पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, कार्ड खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिस्टर शीप गायब हो जाते हैं। वे वहीं छोड़ दिए जाते हैं, कंफ्यूज्ड पर पहले से ज्यादा पावरफुल। अब क्लोक और बूट्स पहने हुए वे दोनों नजदीक के शहर की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। आखिरकार वे गेट पर पहुंचते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और आईडी मांगते हैं। जल्दी से सोचते हुए वह झूठ बोलता है कि यात्रा के दौरान उनका आईडी खो गया है। गार्ड उसकी बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि उन्हें जैम ऑफ ट्रूथ पर हाथ रखने को कहता है ताकि पता चल सके कि वह अपराधी तो नहीं है। घबराहट में वह ऑर्ब को छूता है, पर कुछ बुरा नहीं होता। वह हरे रंग की ग्लो में चमक उठता है और वह क्लियर हो जाता है। सारिया भी एग्जाम में पास हो जाती है। गार्डों ने जल्द ही प्रॉपर आईडी लेने की चेतावनी देता है और कहता है कि वह गिल्ड में कोशिश करेंगे। तभी गार्ड का स्वर बदल जाता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोकल गिल्ड से दूर रहें और अगर कुछ भी हो जाए तो डटे रहें। फिर वह अपना परिचय क्लाउड श्राइजर के रूप में देता है और अंततः रॉयल शाही कैपिटल टेलबर्ट में उनका स्वागत करता है। चेतावनी के बावजूद वे गिल्ड बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है तो उसे लगता है कि शायद क्लाउड एग्जैजरेट कर रहा था। यह विश्वास ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसे कुछ ऐसा अजीब सा दिखता है कि वह तुरंत क्लोज करके पीछे हट जाता है। सारिया पूछती है कि क्या वे अंदर नहीं जा रहे हैं, तो वह उसे 1 मिनट के लिए रुकने को कहता है। वह फिर से दरवाजा खोलता है और देखता है, हाँ, ये ऐसे लोगों से भरा है जिनकी बिजार हैबिट्स साफ दिखाई देती हैं। वह इस सर्कस में शामिल बिल्कुल नहीं होना चाहता, इसलिए जाने के लिए मुड़ जाता है। लेकिन तभी एक हेफ्टी मैन उसका रास्ता रोक लेता है। ये गिल्ड मास्टर गैसोल क्रूट है और उसका शरीर बहुत मस्कुलर है। गैसोल बॉडी बिल्डिंग वाले पोजेस देने लगता है और दोनों को अंदर धकेल देता है। वो चिल्लाकर एरी नाम की किसी लड़की को नए लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बुलाता है। वो उंगलियां चटकाती है, तुरंत कपड़े बदल लेती है और औपचारिक रूप से खुद को एरिस मैकलीन गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट के रूप में पेश करती है। हालांकि ये जगह काफ़ी बिज़ार है, फिर भी उसे अपना मकसद याद रहता है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए राज़ी हो जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, गुंडों का एक समूह वहाँ पहुँचता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ नया है। वो कहता है कि उसने अभी अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है और वे उसे तुरंत ड्रैग कर ले जाते हैं। सारिया घबरा जाती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि चिंता मत करो, वो अभी वापस आ जाएगा। गुंडे उसे गिल्ड के पीछे अपने तथाकथित लीडर से मिलवाने ले जाते हैं, जो उसका फ्रेंडली वेलकम करना चाहता है। वे उसे सेलिब्रेट करने के लिए साथ चलने का सुझाव देते हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग होता है। वो वहीं रुकने की बजाय छतों पर कूदकर उनसे बच निकलता है। परेशानी से बचकर वो गिल्ड में लौटता है, जहां एरिस उसे बताती है कि एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाली है। वो बताती है कि एग्जाम में कई तरह की जॉब शामिल है, जैसे विक्ट्री, एक्सट्रैक्शन, मेंटेनेंस और विविध। हालांकि उन्हें अपने सुपरवाइजर के रूप में एक बी रैंक ब्रेव पर्सन की जरूरत होगी। वो चुपचाप उम्मीद करता है कि वो कोई बहुत स्ट्रेंज पर्सन नहीं होगा। जैसे ही वो मुड़ता है, उसे एक डस्की वाइट हेयर्ड गर्ल दिखाई देती है। गैसोल उसका परिचय आर्टोरिया के रूप में कराता है, जो कि एक ए रैंक ब्रेव वुमन है। वो साफ तौर पर ही जॉब नहीं चाहती, लेकिन काफ़ी इंसिस्टेंस के बाद आखिरकार मान जाती है। वो पहले हुई कैओस के लिए माफ़ी मांगती है और औपचारिक रूप से अपना परिचय आर्टोरिया ग्रिम, जैसे आर्टोरिया ऑफ कैलामिटी भी कहा जाता है, के रूप में देती है। फिर वे तीनों, यानी वो, सारिया और आर्टोरिया, शहर में घूमने निकल पड़ते हैं।
टहलते हुए आर्टोरिया परीक्षा के पहले भाग के बारे में बताती है, जिसमें कई तरह के काम करने होते हैं। इनमें बच्चों की देखभाल, कुछ रूइंस को तोड़ना और कुत्ते को टहलाना शामिल है। आमतौर पर एक टीम को सिर्फ एक काम करना होता है, लेकिन गैसोल ने उन्हें वो काम सौंप दिए जिन्हें कोई और छूना नहीं चाहता। वो और सारिया यूं ही आर्टोरिया को बताते हैं कि जब वो मुस्कुराती है तो कितनी क्यूट लगती है, जिससे वो चौंक जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन वो जल्दी से उसे अनदेखा कर देती है। वे जल्दी एक चर्च पहुंचते हैं, जहां उनकी पहली टास्क शुरू होती है, बच्चों के एक समूह की देखभाल करना। सारिया तुरंत आगे आकर कहती है कि ये उसके लिए बिल्कुल सही है। अब अगला काम उसे और आर्टोरिया को करना है, इसलिए दोनों साथ मिलकर अगले स्थान की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटा लड़का मिलता है जो गिर गया है और उसका घुटना खरोच गया है। आर्टोरिया इसकी मदद के लिए नील करती है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही ऊपर से लकड़ी के तख्ते गिरने लगते हैं। वो बिना हिचकिचाहट के दौड़ता है और उन्हें बचाता है, लेकिन आर्टोरिया एक डिफेंसिव स्किल का इस्तेमाल करके अपने शरीर से बच्चे को बचा लेती है। वो उसे गौर से देखता है और एहसास करता है कि शायद उसने घटना से पहले ही उसे देख लिया था। आर्टोरिया नीचे देखती है और धीरे से बुदबुदाती है कि उसके आसपास ऐसा हमेशा होता रहता है। दृश्य बदल जाता है और अब वे पुराने रूइंस के सामने खड़े हैं। आर्टोरिया बताती है कि ये उनका दूसरा काम है, डेमोलिशन। वो लापरवाही से अंदर आता है और ढहती दीवारों में से एक को छूता है, लेकिन उस एक थपकी से पूरी दीवार उस पर गिर पड़ती है। आर्टोरिया घबरा जाती है, अपना वेपन गिरा देती है और धूल के गुबार में भागती है उसे बेतहाशा पुकारती है। वो खुद को कोसने लगती है और फुसफुसाती है, सोचती हुए कि ये कर्स उसके आसपास आने वाले हर एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। ये तथाकथित कर्स उसके आसपास के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है और अभी उसे यकीन है कि इसी की वजह से ये ढह गया। वो बेतहाशा मलबे में खुदाई करती है और तभी रुकती है जब वो बिल्कुल ठीक ठाक बाहर निकलता है और सैंड सोलोइंग का मजाक उड़ाता है। आर्टोरिया शौक में उसे देखती है, उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे इतनी लापरवाही के लिए डांटती है। वो चेतावनी देती है कि इस तरह की लापरवाही एक पल में पूरी टीम को खत्म कर सकती है। हालांकि वो परेशान है, फिर भी वो मानती है कि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी। वो उसका क्लोक छोड़ देती है और कहती है कि अगली बार से वो भी ज़्यादा सावधान रहेगी। इस बीच दूसरे राज्य में उसके सहपाठी कड़ी मिलिट्री सुपरविजन में कड़ा प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका निरीक्षण करने वाला जनरल अपने एक अधीनस्थ से गहन बातचीत कर रहा है और समझा रहा है कि कठोर प्रशिक्षण जरूरी है। वो चाहता है कि वे डेमन किन के खिलाफ आसन्न युद्ध में टिक सकें। जनरल ओर्फेन नाम के अपने अधीनस्थ की ओर मुड़ता है और स्पष्ट करता है कि वो इस युद्ध के पूरी तरह अगेंस्ट है। वो नहीं चाहता कि ये बुलाए गए बच्चे जो कि एक पीसफुल वर्ल्ड से आए हैं युद्ध में मारे जाएं, इसलिए वो उन पर इतना जोर डाल रहा है, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वे बच जाएं। राजधानी वापस आकर वो और आर्टोरिया अपने आखिरी काम के लिए एक मैंशन पहुंचते हैं, एक कुत्ते को टहलाना। सुनने में आसान लगता है ना। वो पहले से सोच रहा था कि ये काम आसान होगा, लेकिन हकीकत तब और भी कठिन हो जाती जब वो कुत्ता मिल्क नाम का विशालकाय भेड़िया होता है। कुछ ही देर में मिल्क उसे ऐसे दौड़ाता है जैसे वो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टैग गेम खेल रहा हो। दूसरी जगह भेड़िए का मालिक आर्टोरिया से बात करती है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि मिल्क को बहुत दिनों से इतना मज़ा नहीं आया और ये साफ है कि उसे इस कैओस का ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आखिरकार तीनों गिल्ड में फिर से इकट्ठा होते हैं, थोड़े परेशान लेकिन सेटिस्फाइड दिख रहे होते हैं। वे अपनी रिपोर्ट जमा करते हैं और तीनों काम पूरे करने के लिए पैसे मिलते हैं। गैसोल उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि कल और काम के लिए आने से पहले आराम कर लें। इसके बाद आर्टोरिया सबको खाना और रहने की जगह देकर सरप्राइज करती है। एरिस और गैसोल उसे देखते हैं और सच में दंग रह जाते हैं। ये लड़की इतनी जल्दी इतनी काइंड कैसे हो गई। अगले दिन वो सारिया और आर्टोरिया के साथ अपनी गिल्ड एग्जाम के अगले फेज के लिए लौटता है। इस बार का मिशन है मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करना। सुनने में तो इजी लगता है, इसलिए वो नारुतो की तरह एनर्जी से भरा हुआ फ्री रैमेन की खुशबू सूंघते हुए मैदान की तरफ दौड़ पड़ता है। सारिया भी एक्साइटेड होकर उसके पीछे भाग जाती है, जबकि आर्टोरिया समझाने की कोशिश करती है कि हर्ब्स पहचानने के तरीके क्या हैं। लेकिन जब तक वो आधा एक्सप्लेन कर पाती है, ADHD की ये जोड़ी ऑलरेडी गायब हो चुकी होती है। कुछ समय बाद जब वे वापस लौटते हैं, सारिया परफेक्टली वही हर्ब्स लेकर आती है जो मांगे गए थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो सस्पिशियस दिखने वाले मशरूम्स का एक ढेर निकाल देता है। ऐसे लग रहे थे जैसे मारियो के वर्स्ट नाइटमेयर से निकले हों। आर्टोरिया उसे ऐसे घूरती है जैसे वो उसे जहरीली डाइवी का बुके दे आया हो और सरकास्टिकली बोलती है, हमें हर्ब्स चाहिए थे, ये मिडनाइट फ्रिज वाले गोजो सेंटेड बजट मशरूम्स नहीं। वो बात बदलने की कोशिश करता है, कहता है कि उसे कोई हर्ब्स नहीं मिले। आर्टोरिया बस कामली नीचे जमीन की ओर इशारा करती है और गेस व्हाट, वही हर्ब्स लिटरली उसके पैरों के नीचे उग रहे थे। वो ऑकवर्डली मुस्कुराता है, हर्ब्स उठा लेता है और सोचता है कि बस अब काम खत्म। लेकिन नहीं, आर्टोरिया बोलती है कि उसे 10 मोर हर्ब्स चाहिए। मजबूरन वो फिर जंगल में चला जाता है। वहाँ उसे हर्ब्स के बदले रैंडम वीड्स और फंगस ही दिखाई देते हैं, जैसे किसी फेल्ड कुकिंग चैनल का ऑडिशन चल रहा हो। तभी उसे अजीब अजीब वॉइसेस सुनाई देती हैं। वो आवाज़ों के पीछे जाता है और कुछ वियर्ड लुकिंग मॉन्स्टर्स से टकरा जाता है। वो उनसे हर्ब्स के बारे में पूछता है, पर वे लोग लेडी लाइला और ट्रैप्स की बातें करने में बिजी होते हैं। उसे ये पूरा ग्रुप बेहद अजीब लगता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वे उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं
और खुद को एक स्पेशल यूनिट बताते हैं। बात फनी इसलिए लगती है क्योंकि ये लोग वैसे दिखते हैं जैसे ड्रैगन बॉल के वो बैकग्राउंड एक्स्ट्राज जिन्हें गोकू ओपनिंग क्रेडिट्स में ही हरा देता है। उनका लीडर एक मैसिव ट्रोल समन करता है ताकि वो उसे क्रश कर दे, लेकिन वो कामली अपना अब्जॉर्प्शन स्किल एक्टिवेट करता है और ट्रोल की पावर को ऐसे न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे लाइट वर्क हो। मॉन्स्टर्स शॉक में रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो बॉस फाइट में पानी की बंदूक लेकर आ गए हैं। वो उसे लकी कहकर पीछे हट जाते हैं और गायब हो जाते हैं। कंफ्यूज्ड होकर वो वापस आर्टोरिया के पास लौट आता है, प्रैक्टिकली एक एल लेकर जो स्पेस से भी दिखे। सिचुएशन देखकर आर्टोरिया साई करती है और खुद उसे कुछ हर्ब्स दे देती है ताकि वो एग्जाम जारी रख सके। इसी बीच वो मॉन्स्टर्स लेडी लैला के पास लौटते हैं। वो बिल्कुल इंप्रेस नहीं होती, एंग्रीली पूछती है कि उन्होंने ऑर्डर्स क्यों नहीं माने और ह्यूमंस के एरिया में क्यों घुस गए। वे बताते हैं कि वो ह्यूमन आर्मी को वीकन करने के लिए टेलीपोर्ट माइंस लगा रहे थे। लाइला पूछती है कि वो माइंस कहाँ लगाए हैं और जवाब सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने वो माइंस ड्रैगन गॉड्स लैबिरिंथ में लगाई थी। अब वो फ्यूरियस हो जाती है, गुस्से में कहती है कि उन सबको पनिशमेंट के तौर पर 500 लैशेस मिलेंगे क्योंकि ड्रैगन गॉड से छेड़छाड़ किसी हाल में बर्दाश्त नहीं। कैपिटल लौटकर वो सारिया और क्लाउड से एग्जाम के बारे में बात करते हैं। क्लाउड कैजुअली पूछता है कि क्या आर्टोरिया उनके सुपरवाइजर है। वो कंफर्म करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने लास्ट टास्क पूरा कर लिया है। क्लाउड मुस्कुराता है और कहता है, आर्टोरिया इज अ गुड पर्सन, तुम लोगों के बीच सब ठीक चलेगा। वो ये भी हिंट करता है कि आर्टोरिया कोई इंपॉर्टेंट फिगर है। तभी आर्टोरिया खुद अंदर आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। क्लाउड बस से रिलाता है, कहता है कि उसे वाकई कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों से मिलने का मौका मिला है। अब शुरू होता है उनकी एग्जाम का फाइनल स्टेज। उन्हें 10 स्लाइम्स को हराना है। शुरुआत स्मूथ चलती है, लेकिन आर्टोरिया को कुछ ऑफ महसूस होता है। कुछ स्लाइम्स बिना किसी अटैक के ही वैनिश हो रहे थे। वो एरिया को ध्यान से इंस्पेक्ट करती है और पता चलता है कि पूरे फील्ड में टेलीपोर्टेशन मैजिक फैला हुआ है। फीलिंग समथिंग्स रॉन्ग, वो एग्जाम कैंसिल करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसी वक्त उसका पैर एक माइन पर पड़ जाता है। वो और सारिया उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों टेलीपोर्ट होकर ड्रैगन गॉड्स लैबिरिंथ में जा गिरते हैं। आर्टोरिया गुस्से में दोनों को डांटती है, कूदने की इतनी जल्दी क्या थी, लेकिन दोनों समझाते हैं कि उनके शरीर अपने आप मूव हो गए थे। आर्टोरिया हल्की मुस्कान देती है और उन्हें ग्लोइंग स्टोन देती है, एक ट्रैकिंग जेम जो खतरे में लाल हो जाता है और अगर वे अलग हो जाएं तो उन्हें फिर से साथ ला सकता है। थोड़ी देर बाद वो गलती से ट्रैप पर कदम रखती है जो बैरियर वॉल एक्टिवेट कर देती है और अब वे ट्रियो अलग अलग हो जाती है। आर्टोरिया बार बार दीवार तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है, इसलिए वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढने निकलती है। उधर वो दोनों ट्रैकर के सिग्नल का पीछा करते हुए बार बार उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर दीवार है। आखिर में वो दोनों नया रास्ता लेने का फैसला करते हैं और मेज के अंदर गहराई में चले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्टोरिया एक मम्मी से लड़ रही है। वो जख्मी है लेकिन हार नहीं मानने को तैयार। वो किसी भी हाल में बाकी दोनों तक पहुंचना चाहती है। इधर वो दोनों भटकते हुए एक स्ट्रेंज रूम में पहुंचते हैं जहां बीच में एक ट्रेजर चेस्ट रखा है। उसे थोड़ा डाउट होता है, वो पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी चेस्ट खुद बोल उठता है। वो आर्म्स और लेग्स उगा लेता है और उन पर हमला कर देता है। वो कामली अपना aqua bind स्किल यूज करता है, उसे इमोबिलाइज करके खत्म कर देता है। इससे उसका लेवल फिर से अप हो जाता है। अचानक एक और चेस्ट सामने आता है। इस बार इसमें ज़ेहनोस के बारे में एक एंशिएंट बुक होती है। किताब में बताया गया है कि ये एनिमेटेड चेस्ट्स कभी डंजन में एडवेंचरर्स की मदद करते थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वेंट्री मैजिक इवॉल्व हुआ इनकी ज़रूरत खत्म होगी। उन्होंने खुद को यूजफुल साबित करने के लिए आर्म्स विकसित किए, लेकिन फिर भी सोसाइटी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो ये पढ़कर थोड़ा गिल्टी फील करता है। सारिया देखती है कि चेस्ट के अंदर और भी चीज़ें हैं, एक पुरानी रिंग और कुछ मिस्टीरियस कार्ड्स। जैसे ही वो उस मिस्टीरियस रिंग पर अपनी इवैल्यूएशन स्किल इस्तेमाल करता है, ट्रैकिंग जेम अचानक लाल चमकने लगता है। उसे तुरंत याद आता है, आर्टोरिया ने कहा था कि अगर ये रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो इन डेंजर है। अब सीन कट होता है उसकी ओर। आर्टोरिया घायल हालत में एक विशाल एंशिएंट डोर के सामने खड़ी है। दरवाजा धीरे धीरे कराहते हुए खुलता है और जैसे ही वो अंदर कदम रखती है उसकी नजर एक मैसिव ब्लैक ड्रैगन पर पड़ती है। बिना किसी हेजिटेशन के ड्रैगन सीधे हमला करता है और आर्टोरिया भी पीछे नहीं हटती। उधर वो बेवकूफ मॉन्स्टर स्क्वाड अपनी सजा खा रहा है। लेडी लाइला उन पर हावी है और ठंडे गुस्से में पूछती है, अब समझ आया कि ड्रैगन गॉड से खिलवाड़ क्यों नहीं किया जाता। वो कहती है कि वो डीमन किंग की सबसे पावरफुल वॉरियर है और जो उसका आदेश नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। दूसरी ओर लड़ाई अपने पीक पर पहुंच चुकी है। आर्टोरिया की सांसें भारी हैं लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो डिटर्मिनेशन चल रही है। ड्रैगन उसके करेज की तारीफ करता है लेकिन आर्टोरिया अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी।
वो अपनी असली ताकत एक्टिवेट करती है, कैलामिटी बर्जर्क मोड। और यही कारण है कि लोग इसे कहते हैं आर्टोरिया ऑफ द कैलामिटी। उसकी पावर की लहरें हवा में गूंजती हैं, लेकिन फिर भी ड्रैगन आसानी से उसके हमलों को डिफ्लेक्ट कर देता है और एक डिवास्टेटिंग स्ट्राइक मारता है। आर्टोरिया जमीन पर गिर पड़ती है, खून से लथपथ और ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। ड्रैगन एक आखिरी ब्लास्ट अटैक तैयार करता है। आर्टोरिया की आंखें आधी खुली हैं, वो माफी मांगती है और सोचती है सारिया और उसके बारे में, शायद मैं उन्हें कभी देख ना पाऊं। लेकिन जैसे ही ड्रैगन हमला करता है, ठीक उसी वक्त वो और सारिया अचानक प्रकट हो जाते हैं। वो अपने मैजिक क्लोक से आर्टोरिया को ढक लेते हैं। क्लोक ऐसे फट चुका है जैसे लॉन मोर से गुजर गया हो, लेकिन कम से कम उसने उसकी जान बचा ली। आर्टोरिया कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम दोनों मुझे यहाँ कैसे ढूंढ पाए? वो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि ये सब उसी ट्रैकिंग स्टोन की वजह से हुआ। जैसे ही वो लाल हुआ, उसने बिना रुके हर दीवार तोड़ी। लिटरली एक वन मैन डिमोलिशन स्क्वाड बन गया जब तक कि वो उसके पास नहीं पहुंच गया। सारिया तेजी से आर्टोरिया के जख्मों पर पट्टी बांधती है। उसी बीच वो बाहर निकलता है और देखता है कि ड्रैगन पहले से ही गिर चुका है। हाँ, क्योंकि वो सीधे उसके सिर पर गिरे थे। ड्रैगन गुस्से से दहाड़ता है और फिर से उठ खड़ा होता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से एनरेज्ड है। वो फायर ब्रेथ से हमला करता है और हमारा हीरो अपनी डुअल शॉट्स खींच लेता है, जैसे वो इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। ड्रैगन फ्लेम्स उगलता है, लेकिन वो स्किलफुली डॉज करता है। ड्रैगन क्लॉज से वार करता है, एक पावरफुल हिट। वो अपनी इवैल्यूएशन स्किल से खतरे को एसेस करता है और शॉक में आ जाता है। लेवल 5000, ये कोई रैंडम मॉन्स्टर नहीं, ये है द ब्लैक ड्रैगन गॉड खुद। वो लगातार इवेड करता है, लेकिन ड्रैगन स्ट्रैटेजी बदलता है और एक पैरालिसिस स्पेल फेंकता है। शरीर सुन्न हो जाता है, मूवमेंट रुक जाता है। ड्रैगन अपनी फाइनल मूव चार्ज करता है, एक इन्फर्नल ब्रेथ जो किसी शहर को भी वेपराइज कर दे। लेकिन ठीक उसी पल वो एक हाई टियर वाटर स्पेल एक्टिवेट करता है। एक सुनामी की तरह ड्रैगन पर टूट पड़ता है। ड्रैगन कुछ पल के लिए जम जाता है। बैटल के बीच में ही उसे एक नया रेजिस्टेंस स्किल अनलॉक होता है, जिससे वो फियर इफेक्ट तोड़ देता है। अब वो पूरी तरह से आजाद है, बिना रुके बिना हिचके। वो बिजली की रफ्तार से दौड़ता है और एक ही स्ट्राइक में ब्लैक ड्रैगन गॉड को खत्म कर देता है। ड्रैगन का विशाल शरीर जमीन पर गिरता है और साथ ही रेयर लूट का एक बड़ा ढेर प्रकट होता है। वो थक कर वहीं गिर पड़ता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसके अंदर मैसिव एक्सपी फ्लो हो रहा है। वो तुरंत लेवल अप करता है। सारिया राहत की सांस लेते हुए उसकी तरफ दौड़ती है, जबकि आर्टोरिया अभी भी अनकॉन्शियस पड़ी है हीलिंग पोशन के असर में। जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा होता है, एक और चैलेंज सामने आता है। उन्हें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। वो ड्रैगन की लूट में से स्केल्स, क्लॉज, फैंग्स और बोन्स इकट्ठा करने लगता है। तभी उसे एक अजीब सा ब्लैक ऑर्ब दिखता है। ये था द कोर ऑफ द ड्रैगन गॉड। बिना सोचे समझे वो उसे निगल लेता है और उसी पल एक डायमेंशनल पोर्टल खुल जाता है। अब वो दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकता है। पास ही एक चेस्ट में उसे एक ऐसा आर्मर मिलता है जो अटैक और डिफेंस दोनों को बूस्ट करता है और नॉर्मल वेपन्स के अटैक्स को पूरी तरह निगेट कर देता है। वो चेस्ट में एक और आइटम देखता है, द बायोग्राफी ऑफ द ब्लैक ड्रैगन गॉड। वो किताब खोलकर पढ़ने लगता है। कहानी बताती है कि ये ड्रैगन हमेशा से इविल नहीं था। एक समय था जब वो ह्यूमैनिटी की रक्षा करता था, लेकिन ह्यूमंस ने लालच में आकर उसके शरीर को हथियार में बदलने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त डीमन किंग ने उसे बचाया और बदले में उसने लॉयल्टी की शपथ ली। सालों बाद समन्ड हीरोज ने डीमन किंग को हरा दिया और ड्रैगन को कैद कर दिया गया। तब से उसने इंसानों से बदला लेने की कसम खाई। वो किताब बंद करता है और थोड़ा गिल्टी फील करता है, जैसे उसने अभी अभी किसी मिसअंडरस्टूड बीइंग को हराया हो। अचानक शीप गॉड प्रकट होता है, हंसते हुए कहता है, कंग्रेट्स, एक और डंजन साफ। वो कैजुअली बताता है कि ड्रैगन को डीमन किंग के पास भेज दिया गया है। वो इनाम की उम्मीद में देखता है, लेकिन शीप गॉड बस कहता है, सॉरी किड, आई एम ऑन वेकेशन, पिना को लागा बाइम, और गायब हो जाता है। आखिरकार वो अपनी नई पावर से एक पोर्टल बनाकर डंजन से बाहर निकलते हैं। रास्ते में आर्टोरिया धीरे धीरे जागती है और रियलाइज करती है कि वो उसकी गोद में है। वो तुरंत चौंक जाती है, चिल्लाती है, मुझे नीचे उतारो। वो काम होकर कहता है, रिलैक्स, तुम्हारे जख्म अभी पूरी तरह से भरे नहीं है। आर्टोरिया थोड़ी देर में शांत हो जाती है। फिर वो अपने स्टेटस विंडो में दिखाती है एक खास चीज को, लक। वो -2 मिलियन दिखा रहा होता है। वो बताती है कि वो जन्म से कर्स्ड है और उसके आसपास जो भी होता है उसे बैड लक मिलता है। वो पूछता है, क्या ये कर्ज टूट सकता है? आर्टोरिया धीरे से सिर हिलाती है, नहीं, मैं जहां जाती हूं वहां दुर्भाग्य साथ आता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो फिर शायद मैं लकी हूं, क्योंकि जब तुम पास होती हो कुछ भी बुरा नहीं होता, न मेरे साथ न सारिया के साथ। उसकी बात सुनकर आर्टोरिया के चेहरे पर पहली बार सुकून भरी मुस्कान आती है। गिल्ड में लौटते ही सभी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी जगह उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। दरअसल गिल्ड ने तो पहले ही एक सर्च पार्टी भेजने की तैयारी कर ली थी। सबको लगा था कि वो तीनों हमेशा के लिए खो गए। आर्टोरिया को पहली बार महसूस होता है कि शायद लोग वाकई उसकी परवाह करते हैं। वो उसे याद दिलाता है कि यहाँ कोई भी, चाहे सारिया हो या वो खुद, उसकी हालत से परेशान नहीं है। ये सुनकर आर्टोरिया कुछ पल के लिए घबरा जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और वह शर्मिंदा होकर भाग जाती है। दूसरी ओर वो नासमझ डीमंस अपने ठिकाने पर लौट चुके हैं और आराम से कसिनो गेम्स खेल रहे हैं। तभी खबर आती है कि ब्लैक ड्रैगन गॉड को किसी ने हरा दिया है। ये सुनते ही उन सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। उन्हें लगता है कि कोई उनके खिलाफ चाल चल रहा है। शहर में वो आर्टोरिया को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है।
तभी उसकी मुलाकात एक वुल्फ वुमन एड्रियाना से होती है। वो पूछता है कि क्या उसे आर्टोरिया के बारे में कुछ पता है, लेकिन एड्रियाना बस उसकी हालत देखकर कहती है, तुम थके हुए लग रहे हो, मेरे पास थोड़ा रुक जाओ। वो मान जाता है और कहता है कि आर्टोरिया अब उसके लिए सिर्फ साथी नहीं, कुछ ज्यादा बन गई है। एड्रियाना से विदा लेकर वो आर्टोरिया द्वारा दिया गया लाल चेतावनी स्टोन निकालता है और उसे फिर से ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार वो उसे उन्हीं खंडरों में अकेली पाता है जिन्हें वो पहले नष्ट कर चुका था। धीरे धीरे पास जाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? आर्टोरिया नीचे देखते हुए कहती है, क्या मैं सच में इतनी अभिशप्त हूँ कि मुझे कोई नहीं चाहता? वो मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, क्योंकि हमारे जैसे लोग खुश होते हैं जब तुम पास होती हो। वो अभी भी आश्वस्त नहीं होती तो वो आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगाता है। जब तक तुम दिल से मुस्कुरा नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आर्टोरिया का चेहरा लाल हो जाता है। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रहती है, फिर वह असहज होकर पीछे हट जाता है। आर्टोरिया धीरे से थैंक यू कहती है। वो दूर चलता है लेकिन उसका मन अब भी उस कर्ज के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे याद आता है वो रिंग जो उसने पहले पाई थी। वो लौटकर उसे दिखाता है और कहता है, ये रिंग कर्सेस को मिटा देती है और लक को दुगना कर देती है। जैसे ही आर्टोरिया उसे पहनती है, उसका -2 मिलियन लक अचानक +4 मिलियन में बदल जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, अब हमें साथ में खुश रहना चाहिए ताकि तुम्हारी लाइफ की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आर्टोरिया का चेहरा लाल हो जाता है और वो तुरंत सब कुछ गलत समझ लेती है, मानो उसने प्रपोज कर दिया हो। वो घबराकर उसे धक्का देती है और वहां से भाग जाती है। वो वहीं खड़ा रह जाता है सोचते हुए, मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि ये बस गलतफहमी है और वो तय करता है कि अगर इससे वो खुश है तो उसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं। अगली सुबह वो सारिया के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो खाना ऐसे चबा रहा है जैसे किसी दुश्मन को खा रहा हो। सारिया उसकी हालत देखकर पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है, आर्टोरिया मुझसे बच रही है। सारिया बिना रुके बोलती है, तो इसका मतलब वो तुमसे नफरत करती है। वो हैरान होकर पूछता है, तुम्हें इतना यकीन कैसे? वो हंसती है, इंस्टिंक्ट, जानवरों वाली सेंस है। अस्वीकार की गंध मीलों से पहचान लेती हूँ। इतना कहकर वह अपना सामान उठाती है और बच्चों के साथ चर्च जाने निकल जाती है, जबकि वह इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश में गिल्ड की ओर बढ़ता है। वहाँ उसे गिल्ड मास्टर गैसल मिलता है जो उसे तुरंत अपने ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने का ऑफर देता है। वो पोलाइटली मना कर देता है, लेकिन गैसल फिर भी अपने मसल्स दिखाने लगता है। तभी एरिस आता है उसके लिए कुछ जानकारी लेकर, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज जिनसे वो ऐसे बचता है जैसे किसी खुले स्कैम से। गैसल पूछता है किस तरह की जानकारी चाहिए। वो कहता है कोई बड़ी घटना, कुछ ऐसा जो हाल ही में हुआ हो। गैसल मुस्कुराता है और कैजुअली कह देता है किसी दूसरे देश ने हीरोज को समन किया है। एरिस तुरंत जोड़ देता है, ये हीरोज दूसरी दुनिया से आए हैं डीमन किंग से लड़ने के लिए। ये सुनते ही वह चौकन्ना हो जाता है। डीमन किंग का जिक्र सुनकर उसका ध्यान तुरंत वहीं अटक जाता है। एरिस उसे रॉयल लाइब्रेरी ले जाने की पेशकश करता है। वो पूछता है कहाँ है, और गैसल सच में अपने अंडरवियर से एक मैप निकाल देता है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई शर्म नहीं, बस प्योर डेडिकेशन टू वियर्डनेस। गीले मैप को अनफोल्ड करते हुए वो अपनी पुरानी पार्टी को याद करने लगता है। अब हम उस किंगडम की ओर चलते हैं जिसने हीरोज को समन किया था। किंग सीजर इस वक्त गुस्से में आग बबूला हो रहा है। वह कमांडर जीका पर ऐसे चिल्ला रहा है जैसे उसके बेटे ने रॉयल चैरियट तोड़ दी हो। राजा नाराज है कि हीरोज अब तक ट्रेन नहीं हैं। रॉयल मैजिक रूबन बीच में बोलता है, लेकिन महाराज उनमें से कई लड़ने को तैयार हैं। कैजर गरज कर जवाब देता है, तैयारी से फर्क नहीं पड़ता, जब डीमन किंग आएगा तो उनकी सारी ईगरनेस उन्हें लाल राख बना देगी। रूबन उन्हें बाल्बाडोर मैजिक एकेडमी भेजने का सुझाव देता है और एक एन्चेंटेड ब्रेसलेट दिखाता है, बिल्कुल खलनायक वाले स्टार्टर पैक की तरह। उधर आर्टोरिया शहर में ऐसे भाग रही है जैसे कोई उसका कर्ज वसूलने आया हो। जब भी वो उसे देखती है भाग जाती है। उसके बारे में सोचते ही उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसे खुद से नफरत होने लगती है। इस बीच में रॉयल लाइब्रेरी में बैठा उस देश की किताबें पढ़ रहा है जिसने उसके दोस्तों को समन किया था, लेकिन ध्यान उसका कहीं और है, जैसे कोई बच्चा मिठाई की दुकान में फंस गया हो। वो जादू की किताबें पढ़ते पढ़ते खुद मैजिक सीखने लगता है। फायर मैजिक, आइस मैजिक, लाइटनिंग मैजिक, वाटर मैजिक, लाइट मैजिक, विंड मैजिक, सब पर मास्टरी हासिल कर लेता है। आखिर एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने सारे एलिमेंटल लेवल्स पूरी तरह सीख लिए हैं। वो हैरान रह जाता है, पर स्किल्स मिलते रहते हैं जैसे किसी पेड़े पर बोनस मिल रहा हो। लाइब्रेरी से निकलते हुए वो अब भी खोया हुआ महसूस करता है। उसके दोस्तों का कोई सुराग नहीं, कोई दिशा नहीं। वो एक डॉग ईयर्ड गर्ल से एक पेंटिंग खरीदता है और फिर हवा में फैली किसी मीठी खुशबू का पीछा करने लगता है। शायद ये उसकी अगली कहानी की शुरुआत हो। कैफे की ओर जा रहा होता है। दरवाजे के ठीक सामने रुककर वो सोचता है, क्या अंदर की भीड़ भी गिल्ड जैसी ही क्रेजी होगी? लेकिन भूख की तड़प जीत जाती है और वो अंदर चला ही जाता है। अंदर उसका स्वागत एक चीयरफुल ब्लॉन्ड आदमी और कैफे के ओनर करते हैं। वेलकम टू कैफे इकलांटे, वो मुस्कुराकर कहता है। इसी समय दूसरी ओर आर्टोरिया शहर की गलियों में एमलेसली भटक रही होती है, अपनी उलझी हुई इमोशंस को समझने की कोशिश में।
तभी एड्रियाना उसके पास आती है और सॉफ्टली कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। फिर कैफे में वापस आते हैं जहां हमारा हीरो खाना एंजॉय कर रहा होता है। तभी वो ब्लॉन्ड आदमी हंसते हुए पूछता है, तो तुम एडवेंचरर हो? वो कैजुअली जवाब देता है, हाँ कल ही ऑफिशियली बना हूँ। वो आदमी अपना नाम बताता है रैंजे। वो भी अपना नाम बताता है और रैंजे तुरंत पूछता है, तुम ईस्ट से हो क्या? तुम्हारा नाम ऐसा लगता है। वो झूठ बोल देता है, हाँ। रैंजे मुस्कुराता है और कहता है कि वो कंट्री अपने वॉरियर्स के लिए मशहूर है। फिर पूछता है, क्या तुम भी वॉरियर हो? वो कहता है, हाँ हूँ। इसके बाद रैंजे उसे कैफे के मालिक नोआर्ट से बुलाता है। उधर अर्टोरिया अब एड्रियाना के साथ बैठी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही होती है। एड्रियाना साफ साफ कह देती है कि अर्टोरिया को लव हो चुका है। पहले अर्टोरिया डिनाई करती है लेकिन आखिरकार मान जाती है और हेल्प मांगती है ताकि वो अपने इमोशंस को समझ सके। एड्रियाना मान जाती है और वादा करती है कि वो उसे उसका दिल जीतने में मदद करेगी। वापस कैफे में हमारा हीरो रैंजे और नोआर्ट से उस रिंग के बारे में बात करता है। दोनों अचानक चौंक जाते हैं और बताते हैं कि इस कंट्री में किसी औरत को रिंग देना प्रपोजल माना जाता है और अगर वो मना कर दे तो सजाए मौत या कस्ट्रेशन तक हो सकती है। वो शॉक में पड़ जाता है, शुक्रिया कहता है और तुरंत अर्टोरिया को ढूंढने निकल पड़ता है ताकि सिचुएशन क्लियर कर सके। जाते ही नोआर्ट रैंजे से कहता है उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। रैंजे बस कामली जवाब देता है, स्टेट की बेस्ट स्वर्ड्समैन लुइस उसे लेने आ रही है। अब हमारा हीरो शहर में घूम रहा होता है, मन में सोचते हुए कि अर्टोरिया को क्या और कैसे समझाए। वो एक चर्च के सामने रुकता है, सारिया का इंतजार करता है और डिसाइड करता है कि कल सब कुछ साफ साफ कह देगा। लेकिन तभी अर्टोरिया वहां आ जाती है और उसका नाम पुकारती है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक अर्टोरिया उसे किस कर लेती है। वो सॉफ्टली कहती है, मुझे सब पता है, सारिया के साथ जो भी है मैं उसमें दखल नहीं देना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसे तुरंत याद आता है कि रैंजे ने क्या कहा था और वो पैनिक में पड़ जाता है। जैसे ही वो कुछ कहने वाला होता है, सारिया आ जाती है और ये सब देख लेती है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन सारिया सरप्राइजिंगली काम रहती है। वो कहती है, अर्टोरिया की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, स्ट्रॉन्ग पुरुषों का कई महिलाओं को अट्रैक्ट करना कॉमन है। वो हैरान रह जाता है, अर्टोरिया की तरफ देखता है और फाइनली कन्फेस करता है कि वो भी उससे प्यार करता है और उसे वापस किस कर लेता है। अगली सुबह वो और सारिया गिल्ड में नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी गसाल अचानक दौड़ता हुआ आता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेशनल इमरजेंसी हो, लेकिन नहीं, ये तो उसकी यूजुअल बकवास है। टर्न्स आउट हाई रैंक्ड एडवेंचरर्स को लॉन्ग डिस्टेंस मिशंस के लिए स्पेशल मैप्स चाहिए होते हैं। गसाल अपने अंडरवेयर से एक स्क्रॉल निकालता है। जी हाँ, आपने सही सुना, अंडरवेयर से। अब साफ है या तो उसके पास पॉकेट्स नहीं है या उसे हाइजीन की कोई परवाह नहीं। वो स्क्रॉल ऐसे देता है जैसे कुछ नॉर्मल बात हो। हमारा हीरो मैप पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके लिए वो किसी एलियन लैंग्वेज से कम नहीं लगता। सारिया और अर्टोरिया दोनों आज बिजी हैं तो उसे अकेले ही जाना पड़ता है। काफी स्ट्रगल के बाद वो स्टेबल पहुंचता है जहां ओनर उसे देखकर कहता है, तुम रॉयल कप रेस में भाग लेने आए हो ना? एक ऐसी रेस जिसमें बस एक रूल है, डोंट डाई। वो पहला हॉर्स देखता है और सोचता है ये तो बस एक छींक दूर ही परलोक जाएगा। फिर ओनर गर्व से एक डोंकी दिखाता है और ऐसे सहलाता है जैसे कोई रॉयल बीस्ट हो, और गधे का जवाब एक जोरदार किक जिससे वो सीधा जमीन पे गिर जाता है। वो आदमी बड़बड़ाते हुए गालियां देता है और तभी हमारे हीरो को एहसास होता है वो उसे समझ सकता है। हाँ, अब उसके पास एनिमल्स को समझने की एबिलिटी आ गई है। गधा, जिसका नाम लूलन है, क्लियरली उस पर ट्रस्ट नहीं करती और उसे अपने पेन में आने को कहती है। जैसे ही वो अंदर आता है, लूलन फिर से उसे मारने की कोशिश करती है। वो बचता है, डॉज करता है और आखिरकार उसके पैरों को पकड़कर उसे पलट देता है ताकि वो शांत हो जाए। लूलन हार मान लेती है और कहती है कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो फाइट बंद कर देगी। वो उसे छोड़ देता है और लूलन झुककर अपना नाम बताती है, मैं लूलन हूँ, और वफादारी की शपथ लेती है जैसे वो कोई लेजेंडरी डोंकी विस्परर हो। स्टेबल का ओनर अब भी शॉक में है, बदला लेने की कोशिश करता है लेकिन लूलन उसे फिर एक जोरदार किक मारती है। वो जमीन पे गिरा हुआ बस इतना कह पाता है, थैंक्स फॉर कमिंग। बाद में हमारा हीरो और लूलन शहर में घूम रहे होते हैं। लूलन को कुछ स्वादिष्ट खुशबू आती है तो वो उसे खाने के लिए ले जाता है। दोनों एक फाउंटेन के पास बैठकर खाना खाते हैं और लूलन उसकी तरफ देखती है बड़ी बड़ी आंखों से और कहती है, तुम सचमुच एक काइंड हार्टेड इंसान हो। फिर वो बाजार में चलते हैं और उसी आर्ट स्टोर के पास पहुंचते हैं जहां पहले मे, जो डॉग ईयर्स वाली लड़की थी, क्ले नाम के लड़के से परेशान हो रही थी। क्ले आता है और मे तुरंत खुश हो जाती है, उसे अपनी पेंटिंग खरीदने के लिए फिर से धन्यवाद कहती है।
क्ले उसे आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मनाता है, लेकिन मैं इंसिस्ट करती है कि वो अभी बिगिनर है और इतने हाई लेवल कॉन्टेस्ट में नहीं जा सकती। जहां धीरे धीरे समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल रेस नहीं बल्कि विनबर्ग का एलीट टूर्नामेंट है, एक ऐसी कंपटीशन जिसमें सिर्फ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही टिक पाते हैं। फिर भी क्ले मे को कॉन्फिडेंस देता है और कहता है कि वो बिल्कुल खराब नहीं है बल्कि उसका आर्ट बहुत प्रॉमिसिंग है। वो ये भी बताता है कि किसी ने उसकी पेंटिंग पहले ही खरीद ली है। इतना सुनकर मेई थोड़ी हैरान होती है और क्ले खुद भी उसकी तरह इस इवेंट में शामिल होने का फैसला कर लेता है। वो उसे एनकरेज करते हुए कहता है, अगर मैं रॉयल कप जीत गया तो तुम्हें आर्ट कंपटीशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करना होगा। मेई मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम रेस के लिए रेडी हो? डर नहीं लगता? वो कामली कहता है, हाँ डर तो है, लेकिन फिर भी दौड़ना ज़रूरी है। उसकी ये बात मेई को उसके उन दोस्तों की याद दिलाती है जिन्होंने उसके टफ समय में उसे सपोर्ट किया था और आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट डे क्ले अपने साथ सारिया, आर्टोरिया और लुलुन को लेकर रॉयल कप पहुंचता है। रेस शुरू होने से पहले अनाउंसर लाउड आवाज़ में रूल्स और प्राइजेस बताने लगता है। मेन रिवॉर्ड तो है राज्य की सबसे टॉप सोर्ड्स वुमन वैल्करीज के साथ एक पूरा दिन बिताने का मौका। लेकिन हमारे हीरो का लक्ष्य ये नहीं है, उसे सिर्फ 5th प्लेस चाहिए। क्यों? क्योंकि 5th प्राइज है एक रेयर मछली जिसका नाम है तानबारी, और क्ले ने बताया था कि वो दुनिया की सबसे डिलीशियस फिश में से एक है। रूल्स फिर से क्लियर किए जाते हैं। रेसर्स को शहर से निकलकर पूरे रीजन का एक राउंड लगाकर वापस लौटना है। वेपन्स और मैजिक सब अलाउड हैं। सिग्नल बजते ही रेस शुरू होती है, लेकिन लुलुन एनर्जी की कमी की वजह से सबसे पीछे रह जाती है क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था। वो अपनी बैग से एक फ्रूट निकालता है और सीधे लुलुन की तरफ फेंकता है। वो उसे खा लेती है और तुरंत रीगेन करती है अपनी फुल पावर। उधर आगे 2 रेसर्स मैजिक का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की विसल बजाती है और एक पूरा वुल्फ पैक जिसमें एक जायंट हेल वुल्फ भी शामिल है उन पर टूट पड़ता है। रेस केओस में बदल जाती है। हर कोई बचने की कोशिश में है। तभी होस्ट किसी को उस साइड की तरफ आते हुए देखता है। वो था हमारा हीरो और लुलुन। लुलुन लाइटनिंग स्पीड से दौड़ती है, रेसर्स के ऊपर से जंप करती है और एक ही झटके में पूरे वुल्फ पैक को खत्म कर देती है। फिर वो हेल वुल्फ को वार्निंग देती है कि पीछे हट जाए, लेकिन वो उस पर हमला कर देता है। बिना हेजिटेशन लुलुन हवा में उछलती है और सीधे उसकी नोज पर एक जोरदार किक मारती है। वुल्फ वही ढेर। अब उनके रास्ते में कोई नहीं बचा और वो फुल स्पीड में दौड़ते हुए फर्स्ट प्लेस पर फिनिश लाइन पार करते हैं। भीड़ में खड़ी मेई ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और इंस्पिरेशन भर जाती है और आखिरकार वो आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करती है। बाद में लुलुन थोड़ा गिल्ट में होती है कि वो तानबारी प्राइज मिस कर गई, लेकिन हमारा हीरा मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, हम फर्स्ट आए हैं। दुनिया में अभी और भी बहुत टेस्टी चीज़ें हैं खाने के लिए। तभी अचानक लुलुन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके सामने झुकती है और लाइफ भर उसकी सेवा करने की कसम खा लेती है। और उसी पल वो ब्राइट लाइट में चमकने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में एक ह्यूमन गर्ल में बदल जाती है। वो नंगी होकर सीधा उसे चिपक जाती है और तभी एंट्री होती है सारिया और आर्टोरिया की, जो ये सब देख लेती हैं। सीन अचानक कॉमेडी में बदल जाता है। हमारा हीरो वहीं खड़ा है, एक न्यू ट्रांसफॉर्म लड़की को पकड़े हुए, और उसके पीछे 2 शॉक्ड हीरोइंस। वो घबराकर समझाने की कोशिश करता है, वो मैंने इसे एवोल्यूशन फ्रूट दिया था, उसी की वजह से ये इंसान बन गई। आर्टोरिया उसे ऐसे देखती है जैसे उसने कोई फेक स्टोरी सुना दी हो। वो गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मारती है और वो सीधा जमीन पर जा गिरता है। वो सार्केस्टिकली पूछती है, यही बेस्ट एक्सक्यूज था तुम्हारे पास? सारिया बीच में आती है, उसकी तरफ से डिफेंड करती है, वो सच कह रहा है, मैं भी इसी तरह इवॉल्व हुई थी। इतना सुनकर आर्टोरिया कुछ पल के लिए स्टन रह जाती है। फिर लुलुन को पकड़कर कपड़े दिलाने ले जाती है, शायद इसलिए ताकि और ऑकवर्ड ना हो। इसी बीच 2 नई विमेन एंट्री लेती हैं जिनसे कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं, आई एम क्लॉडिया एस्टेरियो एंड लॉर्ना किरिजात्सु वैल्किरीज से। क्लॉडिया उसकी आंखों में देखकर पूछती है, क्या तुम सेइची हो? वो हाँ कहता है और पलक झपकते ही वो उसके हाथों में मैजिक हैंडकफ्स डाल देती है, बिना कुछ समझाए। क्लासिक एलपीजी स्टाइल किडनैपिंग, नो एक्सप्लेनेशन, नो वार्निंग, बस सीधा यू कमिंग विद अस। सीन कट होता है। कहीं और लिया एक मीटिंग में पहुंचती है जिसमें वो ऑलरेडी लेट है। वो अंदर ऐसे आती है जैसे बस कॉफ़ी लेने लुकी हो और बाकी सब उसकी देरी से अनॉयड हैं।
पता चलता है वो डेमन आर्मी की 3rd यूनिट कैप्टन है और रूम में बाकी सभी यूनिट हेड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। 2nd यूनिट से जोरुआ, 1st यूनिट से जेरोस, डिसिप्लिनरी स्क्वाड से जेड, 5th से उरू और 4th से राइलेटा। सब उसकी देरी पर कंप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन लिया कामली अपनी सीट पर बैठ जाती है और पूछती है, लेडी लूथिया कहाँ हैं? जैसे 20 मिनट लेट होकर भी वो पूरी अथॉरिटी में हो। अचानक दरवाज़ा खुलता है और सब तुरंत खड़े हो जाते हैं। अंदर आती हैं लूथिया बेट, डेमन किंग की बेटी, अपनी साथी क्रेस के साथ। लूथिया घोषणा करती है, आज की बैठक का मकसद विंडबर्ग के ह्यूमन एम्पायर के साथ अलायंस बनाना है। कमरे में एकदम साइलेंस छा जाता है। क्रेस इस प्रपोजल को पागलपन बताती है, कहती है कि ह्यूमंस ने उसके पिता को कैद किया था और हमेशा डेमंस को खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन लिया जवाब देती है, विंडबर्ग का एक ह्यूमन वॉरियर वो है जिसने ब्लैक ड्रैगन गॉड को हराया था। अगले ही सीन में हम लिया को एक रिचुअल करते हुए देखते हैं। वो ड्रैगन की स्पिरिट को समन करती है। वो कहती है, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। लेकिन ड्रैगन कामली बोलता है, जिस इंसान ने मुझे हराया उसने फेयर फाइट लड़ी थी, मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरी तरफ लूथिया सभी कैप्टन से कहती है, अगर इंसान और राक्षस कभी खुशी चाहते हैं तो उन्हें पीस से रहना होगा। क्रेस बीच में बोलती है, एक प्रोफेसी कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो डेमंस का अंत हो जाएगा। वो मानती है कि अगर अलायंस नहीं हुआ तो शायद उसकी भी हत्या हो सकती है। लेकिन क्रेस अभी भी इस थ्योरी को मानने से इनकार करती है। कप्तानों का गुस्सा अब धीरे धीरे भड़कने लगता है। उनमें से कुछ उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने ज्यादा बात की तो नतीजा बुरा होगा। क्रेस इरिटेशन में उठता है और बाहर जाते हुए कहता है, तुम सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और इसका पछतावा तुम्हें जरूर होगा। उसके जाते ही माहौल कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फिर लूथिया वापस कमरे में आती है और सभी कैप्टन से उनकी पावर मांगती है। थोड़ी झिझक के बाद हर कैप्टन उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेता है और दानव रानी के आदेशों का पालन करने की शपथ लेता है। लेकिन दूसरी तरफ क्रेस अकेले में खुद से बुदबुदाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कोल्डनेस है। वो धीरे से कहता है, कोई भी मेरी प्लान्स को फेल नहीं कर सकता, कोई नहीं। सीन कट होता है। अब हम देखते हैं सेइची को क्लॉडिया और लोर्ना विंडबर्ग के अक्षाल कैसल की ओर ले जा रही हैं। रास्ते में वो पूछता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्लॉडिया मुस्कुराकर उसे याद दिलाती है, तुमने रॉयल कप जीता है, रिमेंबर? वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, तो इसका मतलब? लोर्ना जवाब देती है, विजेता को एक दिन वैल्किरीज के साथ बिताने का मौका मिलता है। वो फिर पूछता है, और ये हैंडकफ्स क्यों हैं? लोर्ना हंसते में कहती है, ये तो फॉर लव एंड पीस हैं। वो इरिटेट होकर चिल्लाता है, स्टॉप दिस नॉनसेंस, अब इन हथकड़ियों को खोलो। आखिरकार क्लॉडिया उसे रिलीज कर देती है और कहती है, फाइन, अब चलो कैसल टूर शुरू करते हैं। वे दोनों ठीक समय पर ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचते हैं जहां वैल्किरीज अपने डेली ड्रिल्स चल रही होती हैं। लोर्ना उसे उनकी लीडर लुइस पर ध्यान देने को कहती है। तभी एक ग्रुप उस पर एक साथ हमला करता है, लेकिन लुइस बिना किसी एफर्ट के उन्हें हरा देती है। फिर भी वो उनकी स्पीड और कोऑर्डिनेशन की तारीफ करती है। सेइची एस्टोनिश्ड होकर देखता है। उसे एहसास होता है कि लुइस इतनी तेज है कि उसकी सिक्स्थ सेंस भी उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं कर पा रही। लुइस अपने टीम को रेस्ट लेने का आदेश देती है और खुद सेइची के पास आती है, हाथ में वुडन स्वॉर्ड लिए। वो पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देता है और लुइस भी कहती है, लुइस बार्जे, कमांडर ऑफ द वैल्किरीज। वो हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन लुइस उसे तलवार पकड़ाते हुए कहती है, स्पार विद मी। वो थोड़ा स्टंड होता है और पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस ऑलरेडी रेडी स्टांस में है। इस बीच उसके क्लासमेट्स को दूसरे हॉल में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है। वहाँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और 2 अन्य स्टूडेंट सीनियर ऑफिसर्स के सामने खड़े हैं, जो उन्हें मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन टेस्ट के लिए चैलेंज करते हैं। सीन वापस मैच पर आता है। क्लॉडिया और लोर्ना डिसबिलीफ में है क्योंकि सेइची वाकई लुइस के बराबर लड़ रहा है। लुइस तेजी से लड़ाई खत्म करने का फैसला करती है, लेकिन उसी पल कुछ अनोखा होता है। सेइची की सिक्स्थ सेंस इवॉल्व होकर एक नई एबिलिटी में बदल जाती है, वर्ल्ड विजन। इसके साथ ही वो अनलॉक करता है एक नया स्किल, डिफेंसिव रिफ्लेक्स। इस नई शक्ति से वो लुइस के फाइनल अटैक को डॉच कर देता है, उसकी सोर्ड पकड़ लेता है और मैच जीत जाता है। वैल्किरी स्टन्ड हैं, उन्होंने अपनी अनबीटेबल कैप्टन को पहली बार हारते देखा है।
हर कोई एक्सप्लेनेशन चाहता है, लेकिन सेइची खुद हैरान है। वो कहता है, मुझे तो खुद नहीं पता मैंने ये कैसे किया। लुइस उसके पास आती है और सॉफ्टली पूछती है, क्या मैं तुम्हें मास्टर कह सकती हूँ? वो एक्वर्ड हो जाता है, पूरी तरह शॉक्ड। लुइस घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, अब से मैं तुम्हारी गाइडेंस फॉलो करूंगी। क्लोडिया जल्दी से उसे एक तरफ खींचती है और सॉफ्टली बात करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। राजा अपने कमरे में नहाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसी समय एक साइलेंट असासिन पीछे से उसकी ओर बढ़ रहा है। सीन फिर से सेइची की ओर लौटता है। वो क्लॉडिया के साथ कॉफी पी रहा है। क्लॉडिया बताती है कि लुइस हमेशा से एक एक्सेप्शनल स्पोर्ट्सवुमन रही है। वो कहती है, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने बिना किसी मैजिक के उसे कैसे हरा दिया। क्लॉडिया आगे जोड़ती है, लुइस जितनी स्किल्ड है वैसी एक ही व्यक्ति है, डार्क पैलाडीन। तभी लुइस अंदर आती है और कहती है, माफ करना मास्टर कहने के लिए। वो मुस्कुरा कर जवाब देता है, इट्स फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। लुइस कहती है, तुमने मुझे लोनलीनेस से बचाया है। वो बताती है कि बचपन से उसने स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस की है, लेकिन उसकी इमेंस स्ट्रेंथ की वजह से कोई भी उसके साथ स्पार करना नहीं चाहता था। हर कोई उसे जस्ट अ प्रोडिजी समझता था, न कि एक इंसान। क्लॉडिया भी बात में शामिल होती है। वो कहती है, थैंक यू सेइची, तुमने हमारी कैप्टन को फिर से होप दी है। लुइस क्लॉडिया की तरफ देखती है और सॉफ्टली कहती है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ तक लाई। दोनों एक इमोशनल मोमेंट में एक दूसरे को गले लगाती हैं और रोने लगती हैं। सेइची बीच में बोल पड़ता है, अगर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में यूज़फुल हूँ तो मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करने में, भले ही मेरे पास सिखाने को ज़्यादा कुछ ना हो। और तभी एक नई स्किल अनलॉक होती है, टीचिंग। लुइस तुरंत उसे फिर से स्पार के लिए चैलेंज करती है। तभी एक मेड चीखते हुए अंदर भागती है। वे सब दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं, लुइस, क्लॉडिया, लोर्ना और सेइची। मेड ब्रेथलेस होकर कहती है, किंग पर हमला हुआ है। लुइस सबको पीछे रहने को कहती है, ये जगह बहुत डेंजरस है, लेकिन सेइची इंसिस्ट करता है, मैं मदद करूंगा। क्लॉडिया कहती है, ये मामला हमारे हाथ से बाहर है, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। वो सिर हिला देता है, मानो मान गया हो, लेकिन असल में वो सीक्रेटली अपनी वर्ल्ड विजन पावर एक्टिवेट करता है और पूरे एरिया को स्कैन करके अटैकर की पहचान कर लेता है। वो शॉक में आ जाता है। हमलावर कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि एक यंग अससिन गर्ल है। वो बेयरली 8 साल की बच्ची है और उससे भी बढ़कर वो एक स्लेव है। किंग खुद उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब सेइची उसे क्लियरली देखता है तो बोल पड़ता है, तुम तो वाकई किसी अससिन जैसी दिखती हो। उसके इतना कहते ही लड़की नाराज होकर उस पर अटैक कर देती है। कुनाई नाइफ्स की एक पूरी रेन उसकी तरफ फेंकती है। सेइची अपनी डिफेंसिव रिफ्लेक्स से उन्हें एफर्टलेस रोक देता है और पीछे से आने वाले थ्रो के लिए उसकी तारीफ तक कर देता है। लेकिन तभी स्किल का ऑटो रिटर्न इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और सारे नाइफ्स वापस उसी दिशा में लौट जाते हैं। वो चिल्लाता है, डक, लेकिन फिर भी कुछ नाइफ्स उसकी क्लॉक में फंसकर उसे दीवार से पिन कर देते हैं। वो कहता है, लिसन, ये पर्सनल नहीं है, मेरा शरीर अपने आप रिएक्ट कर गया। वो क्लॉक तोड़कर नीचे गिर जाती है, फिर से खड़ी होती है और इस बार लाइटनिंग स्पीड से फिर से अटैक करती है, जैसे एक छोटा घातक भवंडर कमरे में फैल गया हो। वह टाल मटोल करता है और मानता है कि वह बहुत तेज है, लेकिन लड़की साफ तौर पर 100% अग्रेसिवनेस और जीरो फोर्स कॉन्वर्सेशन पर फोकस्ड है। वह कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह डैगर स्टैबिंग कंपटीशन के ऑडिशन में बहुत बिजी है। यह सोचकर कि अब बहुत हो गया, वह बाद में इंटेरोगेशन के लिए उसे अनकॉन्शियस करने का प्लान बनाता है। तभी वैल्करीज जैसे कॉन्स्पिरेसी वील्डिंग पुलिस एंटर करती हैं और पूछती हैं कि वह कौन है। उसने बताया कि वही है जिसने राजा पर अटैक किया। कैप्टन उसे ऐसे देखता है जैसे कोई स्क्विरल ने बैंक लूट किया हो और फिर लॉर्ना से कहता है कि इंटेरोगेशन का काम लॉर्ना ही हैंडल करे, क्योंकि वह स्टेट में सबसे क्वालिफाइड है। वह कहता है कि यह वाकई फनी लग रहा है और पूछता है कि राजा कैसा है। वैल्करीज उसे एक्सप्लेन करती हैं कि उसे कर्स डैगर ने होल्ड किया है, जिससे वह कोमा में है। शायद मंडे मॉर्निंग का यही शौक हर किसी को होता है। इससे उसका माइंड स्पिन होने लगता है और वह राजा को अपने पास लेने की रिक्वेस्ट करता है। उसे पता चलता है कि राजा वास्तव में वही ब्लॉन्ड बॉय है जिससे वह कैफे में मिला था, रैंजे। वह उसके वूंड को देखता है और लुइस पूछती है कि क्या वह मिले थे। वह बताता है कि हाल ही में उनकी मीटिंग हुई थी और इंटरनली हर वर्ड रिपीट करता है ताकि पता चले कहीं उसने अननोइंगली किसी रॉयल फैमिली को हार्म न कर दिया हो। तभी लुइस का एल्डर ब्रदर एंटर करता है, हाई लेवल मैजिकल एनर्जी के साथ। लुइस उसे स्टेट्स के चीफ मैजिशियन फ्लोरियो बार्जे के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। फ्लोरियो बताता है कि उसने मैजिक से वूंड बैंड किया था, लेकिन कर्स अभी भी एक्टिव था। वह अपोलोजाइज करता है और हेल्प मांगता है,
वह कोशिश के लिए अग्री करता है और उसे याद आता है कि उसके पास मैजिकल क्रिएशंस हैं। वह कर्स पर पूरा फोकस करता है, यहाँ तक कि अपनी इमेजिनेशन ट्रिगर करने के लिए कंप्लीटली अनरिलेटेड चीजों के बारे में भी सोचता है। फिर इंटरनली वह रिपीट करता है गेट वेल, जैसे स्टबन ग्रैंडमा आपको और खाने के लिए टोके। अंत में वह लाउडली कह देता है, तभी उसे बात समझ आती है। वह रिवर्स कर्स टेक्निक अनलॉक करता है और अपनी न्यू क्रिएशन स्पेल ऑफ रिकवरी बनाता है। वह सोचता है कि क्या ये इफेक्टिव होगा। राजा के वूंड को देख वह इनफाइनाइट स्लीप कर्स को इनफाइनाइट हेल्थ ब्लेसिंग में ट्रांसफॉर्म होते हुए ऑब्जर्व करता है। राजा रैंजे अवेकन हो जाते हैं। वेलकरीज और फ्लोरियो सभी उनके किंग को बचाने की उनका थैंक्स करते हैं। रैंजे अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है और कहता है कि बदले में वह कुछ भी मांग सकते हैं। पहले तो वह कहता है कि चिंता मत करो, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे कुछ एक्शन लेना है। सीन शिफ्ट होता है जहां किंग सीजर, रूबन और जैकिया डिस्कस कर रहे हैं। जैकिया पूछती है कि नायक के कंपेनियंस के बारे में। सीजर कहता है कि वह स्लेव्स हैं और उन्होंने उनकी भलाई के लिए बाल्बडोर मैजिक अकेडमी भेजा था। फिर हम अकेडमी पहुंचते हैं जहां उनके फॉर्मर क्लासमेट सब एनरोल हैं। हम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कानाजुकी को केंजियो टाकामिया के साथ देखते हैं। वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके सीनियर्स रेंटे टोगो, चोसी उयामा और मसाया केसारगी आ जाते हैं और अटैक करते हैं। कानाजुकी उन्हें जाने की एडवाइस देता है, लेकिन वह और भी अग्रेसिव हो जाते हैं। केंजी रिटेलिएट करने के लिए रेडी होता है, लेकिन मसाया कहकर सब रोक देता है कि वह ज्यादा ट्रबल नहीं चाहता। वह बोस्ट करता है कि मैजिशियन रूम्बा ने उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हैं, जिससे वह दूसरे हीरो से सुपीरियर हैं। उसके पास वापस आकर वह अब राजा रैंजे के साथ कंफर्टेबल हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करता है। दोनों अपने ड्रीम्स के बारे में वार्मली डिस्कस करते हैं। इसी बीच लुइस, लॉर्ना और क्लॉडिया भी गीली हो रही हैं और राजा से मांगे गए उस ग्रेस को रिकॉल कर रही हैं जिन्होंने उन्हें स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक ट्रेनिंग परमिशन के रूप में रिक्वेस्ट किया था। लुइस पूछती है कि इंटेरोगेशन कैसी चल रही है। लॉर्ना कहती है कि एरी से सीखी गई सभी ट्रिक्स ट्राई करने के बावजूद उन्हें उस गर्ल से कोई इन्फो नहीं मिली। दूसरे बात हाउस में हम आर्टोरिया, सारिया और लुलुना से मिलते हैं। आर्टोरिया सारिया से पूछती है कि क्या वह उसके वेलबींग को लेकर वरिड है। सारिया कहती है कि वह ठीक है और नो रीजन फॉर कंसर्न है, लेकिन आर्टोरिया मानती है कि उसे जेलसी हो रही है कि 2 हॉट वेलकरीज उसे ले गईं। उसके पास वापस आकर वह अब राजा रैंजे की बैक वॉश कर रहा है। राजा बताता है कि उसका ड्रीम दुनिया भर में पब्लिक बाथ हाउसेस बनाने का है, जहां ह्यूमंस, मॉन्स्टर्स और एनिमल्स सभी साथ में बात कर सकें। वह जानता है कि यह सुनने में बिजार लग सकता है, लेकिन होप करता है कि इससे युद्ध खत्म होगा और लास्टिंग पीस आएगी। हम रूबन और जैकिया के साथ सीजर के पास लौटते हैं। जैकिया पूछती है कि क्या यह सच है कि उन्होंने हीरोज को बाल्बडोर भेजा था। सीजर हाँ कहता है। जैकिया आर्ग्यू करती है कि वह रेडी नहीं है। रूबन उसे एडवाइस करता है कि किंग के साथ टोन मेंटेन करे। जैकिया कहती है कि हीरोज रिबेल कर सकते हैं और अपनी पावर उनके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। रूम्बा एक्सप्लेन करता है कि सभी ने सबमिशन कफ्स पहने हैं, यदि वह उन्हें रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो डाई हो जाएंगे। अचानक एक एरो उनके पास आता है, लेकिन जैकिया एफर्टलेसली उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। राजा उसे ऑर्डर देता है कि कल्पिट को आइडेंटिफाई करे और जैकिया ऑर्डर फॉलो करने निकल पड़ती है। रूबिन राजा को बताता है कि रैंजे मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर उनके खिलाफ प्लॉट कर रहा है। सीजर कहता है कि उसने पहले ही प्लान बना लिया है। तभी पता चलता है कि पहले वाली असैसिन गर्ल असली में सीजर की ही भेजी हुई थी। वह स्वेयर करता है कि वह रैंजे द्वारा दिए गए इंसल्ट का रिवेंज लेगा। बाद में वह अवेकेंड होकर अपने ग्रुप में रिटर्न करता है। फ्लोरियो कहता है कि वह उसे हर जगह सर्च कर रहे थे। आर्टोरिया क्लेम करती है कि सारिया बहुत अपसेट थी और अपनी जेलसी हैंडल नहीं कर पा रही थी। हालांकि क्लियर है कि आर्टोरिया ही थी जो पूरे टाइम अपना माइंड लूज कर रही थी। अचानक वैल्करी कैप्टन लुइस एंटर करती हैं। आर्टोरिया उसे ग्लेयर करती है और एक पंच अटेम्प्ट करती है, लेकिन वह जल्दी से बता देता है कि लुइस कौन है। आर्टोरिया उसे एक फेमस स्वॉर्ड्समैन के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। लुइस ग्रुप के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और सारिया प्राउडली कहता है कि वह उसकी वाइफ है। आर्टोरिया कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और लुलूना खुद को उसकी मेड कहती है। सब हैरान हैं, जबकि लुइस खुश है कि किसी को अपना मास्टर पाकर वो सिक्योर महसूस कर रही है। इस बीच लॉर्ना उस असैसिन गर्ल से इंटेरोगेशन करने के लिए रेडी हो जाती है। वो एक बिजार आउटफिट पहन कर आती है और तैयारी शुरू करती है। तभी नैरेटर बताता है कि ये तो उस स्मॉल असैसिन के डार्क पास्ट की शुरुआत है। लॉर्ना उस असैसिन से हर तरह के तरीकों और पनिशमेंट्स का इस्तेमाल करके इंटेरोगेशन शुरू कर देती है। तभी वो एंटर करता है। उसके बाद लुइस भी आती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही इंटेरोगेशन हैंडल करेंगे। लड़की बताती है कि वो ये नहीं बता सकती कि उसे राजा को मारने का ऑर्डर किसने दिया, क्योंकि सबमिशन कॉलर उसे ऐसा करने नहीं देगा। गुड अटेम्प्ट डीडी,
नैरेटर कमेंट करता है। वो सोचती है कि क्या इसे रिमूव करने से समस्या सॉल्व हो जाएगी, इसलिए कॉलर रिमूव करने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत ही कॉलर के कर्स से उसे शॉक लगता है। इस बीच राजा सीजर को पता चलता है कि वो मिशन में फेल हुई है। बिना हेजिटेशन के वो रुबेन से कहता है कि कॉलर से अटैक करें और उसे बाहर निकालें। रुबेन तुरंत आदेश फॉलो करता है। फिर सीन ज़ैकिया पर शिफ्ट होता है, जो अपनी सॉर्ड पकड़े हुए सोच रही है कि वो राज्य के लिए ये सब क्यों कर रही है। आखिरकार वो राजा पर अटैक के पीछे वाले को आइडेंटिफाई करती है, लेकिन कल्पिट उसे बताता है कि वो बहुत लेट है। ज़ैकिया पूछती है कि क्या वाकई कल्पिट वही है, और वो आदमी कंफर्म करता है। वो अपना इंट्रोडक्शन शिहान के रूप में देता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। ज़ैकिया जानना चाहती है कि वो पूरा देश क्यों केओस में डाल रहा है, लेकिन शिहान का दावा है कि पूरा देश पहले ही केओस में डूब चुका है। वो बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड नट्रियाना नामक एक डीमन का रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रहा है, जिसने कभी किसी को हार्म नहीं किया, फिर भी उसे अनजस्टली मार दिया गया। शिहान ज़ैकिया पर राजा की पपेट होने का आरोप लगाता है, लेकिन ज़ैकिया रिफ्यूज़ करती है और दोनों में क्लैश हो जाता है। शिहान आखिरकार भाग निकलता है, जिससे ज़ैकिया शेकन हो जाती है। महल में वापस आकर नैरेटर बताता है कि वो अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करके कॉलर के कर्स को तोड़ता है। वो इमेजिनेशन में सोचता है कि इसे कैसे तोड़ा जाए, और राष्ट्रपति लिंकन की इमेजेस के माइंड में आती है, जो बार बार उसे फ्री करने के लिए शाउट कर रहे हैं। अचानक वो लिबरेशन मैजिक नाम का नया स्पेल अनलॉक करता है। लिंकन की चीयर के साथ कॉलर टूट जाता है और लड़की रोते हुए गिर पड़ती है। उसका पूरा ग्रुप वहां पहुंचता है और सीन दिखता है। लॉर्ना मजाक में कहती है कि उसने एक छोटी बच्ची को रुला दिया। शांत होने के बाद लड़की अपनी कहानी शुरू करती है। उसका नाम ओरिगा कैलमेरिया है, एक कैट लाइक मर्ल जिसे सीजर एम्पायर में कैप्टिव बनाया था। उसे उसकी मदर से अलग किया गया और असैसिन बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। चाइल्डहुड से ही वो कर्स्ड कॉलर के माध्यम से मिशंस पर जाने को फोर्स्ड रही, जिससे उसके हैंड्स ब्लड स्टेन्ड हो गए। नैरेटर बताता है कि वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि कोई बात नहीं, वो फिर से शुरुआत कर सकती है, ये उसकी गलती नहीं थी, स्टेट का दोष था। वो कहता है कि वो उसके साथ बिग ब्रदर जैसा बिहेव कर सकती है, और सारिया तुरंत उसे अपने साथ रहने के लिए इनवाइट करती है। ओरिगा अग्री करती है, कहती है कि अच्छा आइडिया है, लेकिन हेजिटेट करती है। उसे फियर है कि अब उसे ट्रेटर माना जाएगा और लोग उसके पीछे पड़ेंगे। वो प्रॉमिस करता है कि हर हाल में उसकी प्रोटेक्शन करेगा। वो लुइस की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे ओरिगा के उनके साथ आने से कोई ऑब्जेक्शन है, और वो बिना हेजिटेशन के अग्री करती है। लुइस कहती है कि वे पहले ही सोच रहे थे कि उसकी केयर कैसे करनी है। लुइस आगे कहती है कि राजा रानजे भी ओरिगा की प्रोटेक्शन चाहते हैं। स्टिल अनसर्टेन ओरिगा पूछती है कि क्या वो इसे एक्सेप्ट करेंगे, और वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हेड नॉट करता है। सीन शिफ्ट होता है रुबेन पर, जो मैजिकल ऑर्ब के जरिए डीमन क्वीन क्रिसे के एक सर्वेंट से बात कर रहा है। क्रिस कहती है कि उसे अपनी प्लान्स ड्रामेटिकली चेंज करनी पड़ी हैं। रुबेन सोचता है कि इसका मतलब लुथिया के विम्बर्ग के साथ अलायंस बनाने के डिसीजन से है। क्रिस कंफर्म करती है, फिर पूछती है क्या रुबेन तैयार है। रुबेन रिप्लाई करता है कि वो बस उसका इंतजार कर रहा है। क्रिस फिर उसे एक फुल डीमन आर्मी दिखाती है जो रेडी है। रुबेन हेड नॉट करता है, नेक्स्ट फेज की शुरुआत का समय आ गया है। इस बीच वो फ्लोरियो के साथ ट्रेनिंग कर रहा है अपनी मैजिक पर बेटर कंट्रोल पाने के लिए। फ्लोरियो उसकी तारीफ करता है कि उसने जिस दिन पहली बार सब कुछ ब्लॉक किया था तब से अब तक कितना प्रोग्रेस कर लिया है। वो अपोलोजाइज करता है उसकी एवज के लिए। फिर हम सारिया और अटूरिया को पास में ही ट्रेनिंग करते हुए हार्ड वर्क करते हुए देखते हैं। तभी लुइस आती है और उसे एक फेवर के लिए अलग ले जाती है। वो चाहती है कि वो राजा को बचाए, क्योंकि डार्क पैलेडिन ने आसपास मॉन्स्टर्स की एक्टिविटी रिपोर्ट की है और वो सिर्फ लिमिटेड आर्मी से उन्हें रोक रही है। लुइस कहती है कि उसे बैलकरीज के साथ फ्रंट लाइन जाना है, इसलिए वो जाते समय राजा और स्टेट दोनों उसके हाथों में छोड़ रही है। वो एक्सेप्ट करता है, उसका टीम भी अग्री कर लेता है। लुइस प्रॉमिस करती है कि वो ज़्यादा देर नहीं जाएगी और कहती है कि शायद उसकी हेल्प से युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। वो उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है और वो मुस्कुराती है और अपनी वैल्करी आर्मी के साथ उसे कमांड सौंपकर निकल जाती है। नेक्स्ट डे वो अपनी मैजिक पर कंट्रोल प्रैक्टिस कंटिन्यू रखता है और रैपिड प्रोग्रेस करता है, जो फ्लोरियो को इंप्रेस करने के लिए इनफ है। तभी उसे नया स्किल मिलता है जिसका नाम है एंडलेस पेन हेल, जिससे वो तुरंत पैनिक करता है। उसे पता नहीं कि क्या करता है और वो सडनली ग्राउंड पर गिर पड़ता है और रोता है कि उसने कभी अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं किए। तभी गैसेल और रीजन किसी और के साथ वहाँ पहुँचते हैं। वो स्कूटेड मैजिशियन को राजा से मिलवाते हैं और फ्लोरियो गेस्ट की प्रेजेंस से इमीडिएटली इंप्रेस हो जाता है। इसी के साथ पार्ट 1 का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के पार्ट 2 फाइनल पार्ट के साथ, जहां सीक्रेट्स, बैटल्स और रेवलेशंस का अल्टीमेट क्लाइमैक्स होगा। तो तब तक के लिए लाइक करें अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया, सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 2 का सस्पेंस मिस ना हो, और कमेंट करें अपने प्रेडिक्शंस और थ्योरीज के साथ। रेडी रहिए क्योंकि फाइनल पार्ट में सब कुछ उल्टा पल्टी होगा।